सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, ये शुभकामनाएं हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सामान्य जीव विज्ञान भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को पढ़ लिया था और आज ये दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें आज का पहला प्रश्न क्या है। कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है। तो जो कर्कटजनक रसायन होता है इससे कैंसर होता है। अगला देखिए, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, यह रोग जो है वायरियोला विषाणु से होता है। तो चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, यह रोग वायरियोला विषाणु से होता है। अगला देखिएगा, रेबीज का संक्रमण जो है पागल कुत्ते या भेड़िया या लोमड़ी आदि के काटने से होता है। तो जो रेबीज होता है, तो रेबीज अगर आपको इससे संक्रमित रेबीज से संक्रमित कुत्ता है, भेड़िया है, लोमड़ी है, अगर आपको काट लेता है तो फिर आप भी संक्रमित हो जाते हैं। अगला देखिए, रेबीज विषाणु जो है ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है और जिससे जो है व्यक्ति मृत्यु हो जाती है। कुत्तों के अगर कुत्ता काटता है तो कुत्ते की तरह ही वही बर्ताव करेगा, उसी प्रकार से व्यक्ति जो है हरकत करने लगता है, पानी से डर लगता है और तो सारी प्रक्रियाएं जो हैं, एक्टिविटी जो है मरीज में शुरू हो जाती हैं। और इसका कारण ये है कि क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है रेबीज से प्रभावित हो जाता है, उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, शरीर ठीक से कार्य नहीं करता है। तो रेबीज जो है विषाणु ये कुत्ता के काटने से या भेड़िए के काटने से या फिर लोमड़ी के काटने से होता है। तो इन जीवों से सावधान रहना चाहिए। अगला देखिए, पराग प्रतियोजक एलर्जन के कारण जो है पराग ज्वर होता है। तो पराग प्रतियोजक एलर्जन के कारण जो है पराग ज्वर होता है। तो पराग ज्वर जो है ये पौधों के पराग से उत्पन्न होता है। पौधे जो होते हैं, पौधों में जो पराग होता है, पराग से उत्पन्न संक्रमण की वजह से जो है पराग ज्वर हो जाता है और इसे मौसमी एलर्जी कहते हैं। बसंत में या पतझड़ के मौसम में ऐसा होता है और इसके लक्षण होते हैं जैसे कि आप पराग के संक्रमण में आ गए, उससे छींक आना, नाक बहना, आँखों में खुजली होना, आँखों से पानी आना, ये इसके लक्षण होते हैं। मान लो आपने किसी पौधे का फूल तोड़ा और उसको नाक में लगाकर सूंघने लगे, सूंघने के बाद क्या हुआ, आप जो है पराग के संक्रमण में आ गए। फिर आपको तुरंत छींकें आएंगी, कुछ देर बाद आपको जो है नाक में खुजली होगी, है ना, पानी आएगा आँखों से। तो इस प्रकार की चीज़ें कभी कभी अचानक शुरू हो जाती हैं और ऐसा हम लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, ये कवक होता है, कवक या फफूंद से प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला देखिएगा, गर्भवती महिलाओं में, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं इनमें एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। एनीमिया क्या होता है, जो खून की कमी हो जाती है, शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया कहते हैं। अगला देखिए, अब प्लास्टिक
अप्लास्टिक रक्तपलता जो है एक जानलेवा बीमारी होती है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो अप्लास्टिक जो ये समस्या है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो यह एक जानलेवा, जिसे एनीमिया है ना, अप्लास्टिक एनीमिया जिसे कह सकते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया कह सकते हैं, पढ़ने में आसान रहेगा। एक जानलेवा बीमारी होती है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर जो है पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, और जिससे जो है ये क्या होती है समस्या, जानलेवा हो जाती है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। अस्थिमज्जा, जब अस्थिमज्जा प्रभावित होगी तभी शरीर में अप्लास्टिक एनीमिया होगी। अस्थिमज्जा क्या करता है, ये ब्लड के निर्माण का कार्य करती है। अस्थिमज्जा जब ये प्रभावित होगी, ब्लड का निर्माण नहीं करेगी, शरीर में अप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी, जिससे किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। अगला देखिए, लोहा खनिज की कमी से एनीमिया होता है। तो लोह खनिज जो होता है उसकी कमी से एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। एनीमिया से पीड़ित अगर व्यक्ति है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, शरीर में थकावट हो सकती है, उसे ठंड लग सकती है, ठंड लगना, चक्कर आने की स्थिति होती है, सिर दर्द की समस्या रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सारी चीज़ें जो है एनीमिया के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, (45) क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। जो 45 है, तो 45 जो है क्रोमोसोम जो है ये टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं। अब ये चीज़, ये स्थिति जिसमें होगी, ये स्थिति ज़्यादा जो है उसमें इससे प्रभावित महिलाएं जो हैं, स्त्रियां, वो नपुंसक स्त्रियां कहलाती हैं। नपुंसक 45 क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित जो महिलाएं होती हैं वो नपुंसक महिलाएं कहलाती हैं। ठीक है, कहा जाता है। अगला देखिए, दाद रिंगवर्म एक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। तो दाद जो हो जाता है हमारे, तो ये कवक के द्वारा होता है। अगला देखिए, तो मच्छर काटने से कौन सा भाई रोग नहीं होता है? डेंगू होता है, जीका होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है। ये सब विषाणु जनित रोग हैं जो मच्छरों के काटने से होते हैं। डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। अगला देखिए, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए कोबाल्ट-60 रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए कोबाल्ट-60 रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट-60 क्या है? एक समस्थानिक होता है, यह गामा किरणें उत्पन्न करता है। क्या करता है? गामा किरणें उत्पन्न करता है। अगला देखिए, अगर आपका दूध संक्रमित है, अगर संक्रमित दूध पी लेते हैं तो उससे कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो संक्रमित दूध से आपको क्षय रोग मतलब टीबी हो सकती है, डिप्थीरिया रोग हो सकता है। अगर आपका दूध संक्रमित है, अगर आप संक्रमित दूध पी रहे हैं तो आपको टीबी और डिप्थीरिया रोग हो सकता है। अगला देखिए, बीसीजी वैक्सीन जो है, जो बीसीजी वैक्सीन होती है, ये क्षय रोग जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं, इसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो
BCG वैक्सीन जो है क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस में प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग क्या होता है? तो क्षय रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है, और इस बीमारी से बचने के लिए BCG वैक्सीन या टीका लगाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो है BCG का टीका दिया जाता है। तो क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। और बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? एक DPT होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टीका होता है। DPT वैक्सीन। DPT से क्या ठीक होता है? डी मतलब डिप्थीरिया, डी से जो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, है ना। P कुकुर खांसी और T से टिटनेस। तो ये तीन जो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए बच्चों को जो है DPT का टीका भी लगाया जाता है, जिसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। अगला देखिए, दस्त डायरिया के कारण शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। अगर दस्त या डायरिया बन जाती है किसी को, तो उसके शरीर में सोडियम, है ना, नमक की कमी हो जाती है। इसीलिए ORS का घोल जो है दिया जाता है सोडियम कमी को पूरा करने के लिए, है ना। अगला देखिए, दस्त कैसे होता है ना। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए, हैजा। तो हैजा रोग कैसे फैलता है? तो हैजा रोग जो है ये जो है दूषित जल के द्वारा फैलता है, या फिर दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। तो हैजा रोग जो है दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है। हैजा रोग की जो वाहक है, इसको लाने वाली जो है ये मक्खी को माना जाता है। तो हैजा रोग की वाहक जो है मक्खियाँ होती हैं। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से सभी को पता है घेंघा रोग होता है ना। अगर आयोडीन की शरीर में कमी है तो इससे जो घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग के अलावा भी और भी शरीर में काफ़ी कमियां हो जाती हैं। हड्डी संबंधी समस्या हो सकती है, दांत संबंधी समस्या हो सकती है ना। क्योंकि आयोडीन क्या होता है, जब इसकी कमी होती है तो आयोडीन जो है ये आउटू ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। जब थायराइड ग्रंथि आपकी प्रभावित होगी तो फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी शरीर में। अगला देखिए, घेंघा या गाइटर, इसे गाइटर भी कहते हैं। यह रोग आउटू ग्रंथि थायराइड की अलग क्रिया, मतलब ये ठीक से क्रिया नहीं जब करने लगती है तब फिर गाइटर रोग होता है। इसके अलावा अन्य भी चीज़ें कई चीज़ें हैं जो शरीर में कई समस्याओं का कारण बन जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस जो बी है, इससे जो प्रभावित होता है वो आपका लीवर प्रभावित होता है, इसे यकृत कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, ये प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी क्या है? ये एक वायरस जनित संक्रामक बीमारी होती है। वायरस जनित जो है संक्रामक बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी। अगला देखिए, मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग से शरीर का पलीहा अंग प्रभावित होता है। जब मलेरिया आपका होता है, जब शरीर में मलेरिया हो जाता है, इससे पलीहा अंग जो है प्रभावित होता है। मलेरिया इससे जो है पलीहा, जिसे तिल्ली कहते हैं, तिल्ली पलीहा, है ना, ये बढ़ जाती है। जब मलेरिया किसी को हो जाता है तो पलीहा जो है ये जो है क्या होता है, इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। अगला देखिए, मलेरिया रोग का वाहक जो है एनाफिलीज मच्छर होता है। तो मलेरिया किसी भी व्यक्ति को देने वाला जो है एनाफिलीज मच्छर होता है।
एनाफ्लीज मच्छर क्या है, आपके शरीर में जो है परजीवी होता है एक प्लाज्मोडियम परजीवी आपके शरीर में डाल देता है मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, और इससे फिर आपको मलेरिया हो जाता है। अगला देखिए, मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली, जिसे पलीहा भी कहते हैं, और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगला देखिए, मलेरिया का जो परजीवी का जो इसका नाम होता है तो प्लाज्मोडियम होता है। अगला देखिए, मलेरिया के लिए सबसे जो अधिक और प्रमाणित औषधि है क्यूनाइन होती है। क्यूनाइन दवा जो है आपको मलेरिया के लिए सबसे अच्छी दवा होती है। ये क्यूनाइन कहाँ से मिलता है भाई? क्यूनाइन जो है ये सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना का पेड़ होता है, उसकी छाल से जो है सिनकोना है ना, तो सिनकोना के पेड़ की छाल से क्यूनाइन दवा बनाई जाती है, और ये क्यूनाइन दवा मलेरिया के लिए सबसे अच्छी दवा होती है। अगला देखिए, सिनकोना का पेड़ जो है मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पायरिया, तो पायरिया से जो प्रभावित होता है कौन सा अंग होता है? मसूड़े। पायरिया अगर बीमारी है आपको तो इससे मसूड़े प्रभावित होते हैं। इसमें एक तरह से मसूड़ों में खून आने लगता है। अगला देखिए, निमोनिया रोग में, तो निमोनिया रोग में शरीर का जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया रोग में, अगर निमोनिया रोग से शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला देखिए, निमोनिया मानव शरीर में फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला देखिए, सेरेब्रम पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो सेरेब्रम पाल्सी जो है एक मस्तिष्क संबंधी विकार होता है जो सामान्यतया जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला देखिए, अल्जाइमर रोग, तो अल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसे डिमेंशिया कहते हैं, इसे भूलने की बीमारी कहते हैं, जिसे मनोभ्रंश भी कहा जाता है ना। अल्जाइमर रोग होने से किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता नष्ट हो सकती है। अगला देखिए, विडाल परीक्षण जो है, तो विडाल परीक्षण ये टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। जो विडाल परीक्षण होता है ये टाइफाइड रोग का परीक्षण पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है तो उस रोग को वर्धानता कहा जाता है। उस रोग को वर्धानता कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस है ना, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कलर ब्लाइंडनेस या वर्धानता कहा जाता है। अगला देखिए, किसी कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को रंगों में हरा और लाल रंग पहचानने में कठिनाई होती है। अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से ग्रसित है तो वह व्यक्ति जो है हरा और लाल रंग को ठीक से पहचान नहीं पाएगा। अगला देखिए, कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस रोग जो है पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है।
अगला देखिए, रक्त कैंसर को जो है ल्यूकीमिया कहा जाता है। जो रक्त कैंसर होता है इसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। तो ल्यूकीमिया से क्या होता है, इससे अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। अस्थिमज्जा क्या है, जहाँ रक्त का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जब आपको रक्त कैंसर होता है, ल्यूकीमिया होता है, तो फिर ये अस्थिमज्जा प्रभावित हो जाती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो है, ये बोरिक एसिड जो होता है, ये जली घोल जो है आँखों के लिए कमज़ोर प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बोरिक एसिड को है, बोरिक एसिड का जो जली घोल है आँखों के लिए कमज़ोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बोरिक एसिड का प्रयोग क्या करते हैं, आँखों को साफ़ करने के लिए, आँखों को साफ़ रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आँखों से प्रदूषण को हटाने के लिए बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगर आँखों में जलन हो रही है तब भी आप बोरिक एसिड को डालकर, बोरिक एसिड को डालकर आँखों की जलन को ठीक कर सकते हैं। अगला देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है। जो अस्पताल होता है, किसी भी अस्पताल में अगर कार्डियोलॉजी विभाग है तो उसके लैब को कैथ लैब कहते हैं। अगला देखिए, ट्रांस वसा के कारण जो है, ट्रांस वसा के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। तो ट्रांस वसा के कारण जो है खराब कोलेस्ट्रॉल में क्या होगी, वृद्धि होगी। आप ट्रांस वसा का अगर सेवन करते हैं अधिक मात्रा में तो आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो जाएगा। खराब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल होता है ना। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहते हैं। अगर खराब कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जमा हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है, हृदय रोग की समस्या हो सकती है, हृदय रोग की समस्या हो सकती है। स्ट्रोक का खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा। और ये खराब वसा मिलता कहाँ से है, जो लोग अधिकतर जंतुओं का जो मांस का सेवन करते हैं, उनके फैट का सेवन करते हैं, तो उससे जो है मिलता है खराब कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग जो है, इस रोग में हृदय की गति रुकने से रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग जो है ये हृदय से संबंधित होता है और इससे हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये रोग कैसे होता है, जब खराब वसा है ना, एलडीएल वसा है ना, ट्रांस वसा को जो हम अधिकतर लेते हैं तो हमारे शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस रोग की समस्या हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो नसें होती हैं, जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उनकी दीवार के भीतर जो है ये खराब वाला वसा जो है, चर्बी जो है ये जमा होने लगती है। जब ये जमा होने लगती है तो रुधिर का संचारण जो है ठीक से नहीं हो पाता है, बाधित होने लगता है, और इसी रोग को जो है एथेरोस्क्लेरोसिस रोग कहा जाता है। और जिससे कि जो है जब हार्ट को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, डायबिटीज़ बीमारी है यह मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से संबंधित
दवा से जो है प्रतिबंधित की जा सकती है। तो डायबिटीज़ बीमारी को जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर, शारीरिक व्यायाम कर और कुछ दवाओं को खाकर। ठीक है। डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? तो डायबिटीज़ के लक्षण जो हैं, इसमें जो थकान का महसूस करना, थकान महसूस होती है व्यक्ति को, थकान महसूस होती है, प्यास बहुत लगती है, प्यास का बहुत लगना, वज़न कम होना, वज़न कम होने लगता है, भूख अधिक लगती है, भूख लगेगी, खूब खाएंगे लेकिन वज़न कम होगा, प्यास लगेगी, आपको पेशाब बार बार जाना पड़ेगा, शरीर पर जो है फोड़े फुंसियाँ बार बार निकलते हैं, शरीर में घाव या फोड़ा फुंसी हो जाते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मधुमेह के लक्षण होते हैं। इंसुलिन, ये डायबिटीज़ कब होता है? जब आपका शरीर जो है इंसुलिन का उत्पादन ठीक से नहीं करता है। जब इंसुलिन का उत्पादन ठीक से नहीं करता है तो फिर डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। अगला देखिए, इंसुलिन, अगर आपके शरीर में इंसुलिन का अतिस्रावण होता है तो इससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। एक शरीर में इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग क्या है? इससे जो है आपके जो ब्लड में है, जब हाइपोग्लाइसीमिया रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, जब उसके शरीर में इंसुलिन का ज़्यादा से ज़्यादा स्रावण होने लगता है तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग से पीड़ित हो जाता है। ऐसे में जो है उसके ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम होगी तो उससे क्या होगा? उसका तंत्रिका तंत्र जो है कमज़ोर होने लगेगा, उसके रेटिना, आँखों की जो कोशिकाएं हैं उन्हें कम ऊर्जा मिल पाएगी, तो नज़र भी धुंधली होने लगेगी और व्यक्ति का शरीर जो है थकावट महसूस करेगा और उसके शरीर में ऐंठन होगी। तो इंसुलिन के कम स्रावण से डायबिटीज़ और अधिक स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होते हैं। तो इसीलिए जो है किसी भी चीज़ की जो है अधिकता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर जो है 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज़ माना जाता है। अगर आप व्रत रखे हैं, उपवास रखे हैं और उपवास के बाद भी आपने कुछ नहीं खाया, व्रत हैं, आपका जो रक्त शर्करा है वो 100 से 125 है, तो क्या माना जाएगा? ऐसी स्थिति को प्री डायबिटीज़ माना जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, मस्तिष्का वरण शोध, इसे मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाली सूजन है। तो जो मस्तिष्का वरण शोध है, इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो अगर ये समस्या किसी भी व्यक्ति में है तो उसमें क्या होगा? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले जो ऊतक होते हैं, जो सुरक्षा झिल्लियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है। ये सूजन कैसे हो सकती है? या तो यह सूजन विषाणु के संक्रमण से हो सकती है या फिर बैक्टीरिया के संक्रमण से भी हो सकती है या कोई अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हो सकती है। अगला देखिए, ताप ज्वर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवा का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ताप ज्वर को कम करने के लिए
एंटीपायरेटिक्स दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, प्लेग बीमारी जो है, प्लेग बीमारी के उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का उपयोग होता है। तो प्लेग बीमारी के उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए विषाणु प्रेरक एजेंट जो है जिम्मेदार होते हैं। तो गायों और भैंसों में जो है एंथ्रेक्स फैलाने के लिए जीवाणु प्रेरक एजेंट जो है जिम्मेदार होते हैं। एंथ्रेक्स क्या होते हैं? ये मानव और पशु दोनों को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बैसिलस है ना, बैसिलस जो है, बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु होता है। बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु होता है और यह जीवाणु जो है जानवरों के साथ साथ पशुओं को भी प्रभावित करता है। एंथ्रेक्स, अगला देखिए, एंथ्रेक्स जो है इसके टीकाकरण की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। तो लुई पास्चर ने जो है एंथ्रेक्स बैलिसिस जीवाणु को मारने के लिए टीके की खोज की थी, लुई पास्चर ने। अगला देखिए, तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं वो कृत्रिम प्रतिजन होते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके जो है वो कृत्रिम प्रतिजन होते हैं। अगला देखिए, तो मेलानिन जो है ये त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो मेलानिन जो होता है ये त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो मेलानिन जो है त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो मेलानिन जो है ये त्वचा की, हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और जब सूरज की पराबैंगनी किरणें जो हैं त्वचा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, तो ये जो है मेलानिन जो है हमारी त्वचा में जो पाई जाती हैं, बाहरी परत में पाई जाती हैं, तो ये जो इसे रक्षा करने का काम करती हैं। ये जिसके शरीर में जितना अधिक होंगी, मेलानिन जिसके शरीर में, त्वचा में जितनी अधिक मात्रा में होंगी, उसका शरीर उतना ही अधिक धूप सहने की क्षमता होगी और धूप में उसका शरीर काला जल्दी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को प्रखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम पराबैंगनी विकिरण होता है। तो जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को प्रखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम पराबैंगनी विकिरण होता है। अगला देखिए, ईसीजी का प्रयोग जो है हृदय की गतिविधि मापने के लिए किया जाता है। यह हृदय रोग को जानने के लिए किया जाता है। ईसीजी, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ईसीजी इसे कार्डियोग्राम कहते हैं। अगला देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन जो है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन जो है एड्स बीमारी के द्वारा होता है। तो जो हमारा शरीर होता है, अगर हमारे शरीर का प्रतिरोधी तंत्र जो है उसका समन हो जाता है, मतलब नष्ट होने लगती है,
तो ऐसा जो है एड्स बीमारी में होता है। अगला देखिए, प्रोटीन 3 पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। तो प्रोटीन जो है 3 पोषक तत्वों में से एक होता है जो कैलोरी प्रदान करता है। तो 3 पोषक तत्व कौन होते हैं? 3 पोषक तत्व आपका पहला प्रोटीन होता है ना, फिर वसा होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला देखिए, हमारे भोजन आहार का जो प्रोटीन घटक है मुख्य रूप से वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारे भोजन में जो आहार में जो प्रोटीन होता है, तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन जो है हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है। अगला देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन के जरिए जो है अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन के जरिए जो है अमीनो एसिड जो है प्राप्त होता है। अगला देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होती है। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है सोयाबीन में होती है। अगला देखिए, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने और एंटीबॉडी बनाने के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होती है। तो मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने और एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जिमर लोग होते हैं, जो जिम करते हैं, तो प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल वो अधिक से अधिक करते हैं, है ना। तभी जो है उनका बॉडी जो है बन पाती है। अगला देखिए, गेहूं में प्रोटीन जो है 12% के लगभग होता है। अगला देखिए, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। तो हमारे रुधिर में जो है ऑक्सीजन का जो परिवहन है एक प्रोटीन द्वारा होता है, उस प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अगला देखिए, प्रोटीन की कमी से, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो इस कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है अगर प्रोटीन की कमी शरीर में है तो। अगला देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन को हमारे शरीर का जो मूल खंड होता है इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 65 क्वेश्चनों को कर लिया है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें जो है बार बार पढ़ के जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है जीव विज्ञान में जो है हम लोग एक क्लास और लेंगे जो लगभग 100 क्वेश्चनों के आसपास होगी। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में भी लाइक करवाएं, शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको क्रम से पढ़नी सारी की एक ही पास में मिल जाएं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आप उसमें ऑन करेंगे, उसमें पेट की जो संबंधित स्पेशल वीडियो हैं वो आपको अलग एक क्रम से मिल जाएंगी और हिस्ट्री की जो वीडियो हैं वो आपको अलग से एक क्रम में मिल जाएंगी। तो वहाँ से जो है आप क्रम से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।